हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लर्नर्स स्टडी चैनल। आज के वीडियो में हम लोग मुग़ल एम्पायर की शुरुआत करने वाले हैं। मुग़ल एम्पायर जो है वो 1526 से लेकर 1707 ईस्वी तक देखने को मिलता है और ये दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश हमें देखने को मिलता है। मैंने आप लोगों को जब दिल्ली सल्तनत की शुरुआत करवाई थी उस टाइम बताया था कि दिल्ली सल्तनत में हमें 5 वंश देखने को मिलते हैं, जिनमें सबसे पहला वंश था वो था गुलाम वंश, उसके बाद फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर लोधी वंश और सबसे लास्ट में हमें मुग़ल वंश देखने को मिलता है। इसके पहले के 4 वंश यानी कि लोधी वंश तक मैंने आप लोगों को पहले ही करवा दिया है, लेकिन मुग़ल वंश जो है वो हमें थोड़ा ज़्यादा बड़ा देखने को मिलता है और इसमें बहुत सारे ऐसे काम हुए थे जिनके बारे में हमें डिटेल में जानना ज़रूरी है, इसीलिए मैं इसे अलग से करवा रही हूँ। लेकिन इसके पहले अगर आप लोग मेरे वीडियो पे नए हैं और इसके पहले वाले वीडियोस भी देखना चाहते हैं, यानी कि दिल्ली सल्तनत के अभी तक मैंने जितना भी करवाया है वो देखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उन सब की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम लोग मुग़ल वंश के बारे में जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा नव वैष्णववाद आंदोलन के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि आप लोगों को याद होगा, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को भक्ति आंदोलन और उसके पहले वाले वीडियो में सूफ़ी आंदोलन के बारे में करवाया था। ये तीनों आंदोलन जो हैं वो हमें दिल्ली सल्तनत के टाइम पर यानी कि 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में भारत में दिखाई देते हैं। तो मैंने आप लोगों को भक्ति और सूफ़ी आंदोलन तो करवा दिया है, लेकिन नव वैष्णव आंदोलन रह गया था और ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसीलिए मैंने सोचा कि इस वाले वीडियो में ही आप लोगों को नव वैष्णववाद आंदोलन के बारे में भी बता देती हूँ। तो नव वैष्णववाद आंदोलन कुछ नहीं है, ये भक्ति आंदोलन का ही एक रूप है जो कि 15वीं से 16वीं शताब्दी में असम में प्रचलित हुआ था। यानी कि भक्ति आंदोलन जो हमें उत्तर भारत में देखने को मिलता है उसी का एक रूप है जो हमें असम वाले एरिया यानी कि उत्तर पूर्वी भारत जो है वहाँ पर देखने को मिलता है, उसे ही वैष्णववादी आंदोलन कहा गया है। अगर हम लोग नव वैष्णववादी के बारे में बात करें, ये जो लोग हुआ करते थे वो विष्णु को ही एकमात्र ईश्वर मानते थे, इसीलिए इसे नव वैष्णववाद कहा गया है। इसके अलावा ये लोग भी गीता की शिक्षा पर बल देते थे तथा मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे। इसके अलावा इन्होंने भी भेदभाव का विरोध किया है, यानी कि जो कुछ चीज़ें मैंने आप लोगों को भक्ति आंदोलन में कराई थी वो सारी चीज़ें या वो सारी बातें नव वैष्णववाद आंदोलन में भी आ जाएंगी। तो ये नव वैष्णववादी आंदोलन कुछ नहीं है, बस भक्ति आंदोलन का ही एक रूप है जो असम या फिर उत्तर पूर्वी भारत में प्रचलित हुआ था। तो चलिए अब हम लोग दिल्ली सल्तनत मुग़ल वंश की शुरुआत कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग मुग़ल वंश में राजनीतिक घटनाक्रम किस तरीके का हुआ था उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला जो शासक था मुग़ल वंश का वो बाबर को माना जाता है और बाबर ने ही मुग़ल वंश की स्थापना की थी। बाबर जो है उसका टाइम पीरियड हमें 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक देखने को मिलता है। अगर हम लोग बाबर के बारे में बात करें तो ये जब 12 साल का था उस टाइम पर मध्य एशिया यानी कि मिडल ईस्ट एशिया जो है वहाँ पर हमें जो फरगना है उसका शासक देखने को मिलता था। यानी कि अगर हम लोग मध्य एशिया के बारे में बात करें तो वहाँ पर हमें 3 शासक या फिर 3 साम्राज्य देखने को मिलते थे। पहला था उस्मानी, दूसरा सफ़वी और तीसरा था फरगना। तो ये हमें वहाँ पर देखने को मिलते हैं। इनमें जो बाबर था वो हमें फरगना का शासक देखने को मिलता है और वहीं पर हमें उज्बेकों का भी साम्राज्य देखने को मिलता था। तो उज्बेकों ने बाबर को फरगना से विस्थापित कर दिया, यानी कि उज्बेकों और फरगना साम्राज्य के बीच में लड़ाई हुई थी और उस टाइम फरगना साम्राज्य का जो शासक था वो बाबर था। तो इसीलिए उनकी लड़ाई में बाबर जो है उसकी हार हुई और उज्बेकों ने बाबर को फरगना से भागने के लिए मजबूर कर दिया। उसके बाद फिर बाबर जो है वो काबुल में आया, यानी कि अफ़गानिस्तान वाला जो एरिया है वहाँ पर आकर बाबर ने अपना पहला जो एरिया था जहाँ पर वो पहले शासन करता था उसे जीतने का प्रयास किया, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हो पाया। तो फिर उसने बाद में 1519 से 1530 के बीच में बहुत सारे युद्ध किए जिनसे भारत पर काबुल से लेकर बिहार तक शासन किया। यानी कि
वो पहले मध्य एशिया में फरगना साम्राज्य में शासन करता था, लेकिन वहाँ से उज़्बेकों के साथ उसका युद्ध हुआ था, तो उसको वहाँ से भागकर काबुल आना पड़ा और फिर उसने काबुल को ही आधार बनाकर अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू किया और वहाँ से उसने भारत को जीतने का भी प्लान बनाया या योजना बनाई। तो काबुल को ही आधार बनाते हुए उसने काबुल से लेकर बिहार वाला जो एरिया है वहाँ तक का पूरा क्षेत्र जीत लिया और इस तरीके से उसने भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। तो मुग़ल वंश की स्थापना का श्रेय जो जाता है वो बाबर को जाता है। अब हम लोग अगर नेक्स्ट बात करें, जैसा कि मैंने अभी बताया, बाबर ने 1519 से लेकर 1530 के बीच में बहुत सारे युद्ध किए थे जिनसे उसने भारत पर विजय प्राप्त की थी। तो उसमें उसका जो सबसे महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है वो 1526 में पानीपत का युद्ध माना जाता है, जो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था। इब्राहिम लोधी जो है वो लोधी वंश का हमें अंतिम सबसे शक्तिशाली शासक देखने को मिलता है। और जब लोधी वंश चल रहा था, यानी कि दिल्ली सल्तनत में जब लोधी वंश चल रहा था, उसी टाइम पर बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था और उसका इब्राहिम लोधी के साथ युद्ध हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोधी की हार हुई थी और बाबर ने फिर दिल्ली सल्तनत पर अपना कब्जा कर लिया था और अपने नए वंश यानी कि मुग़ल वंश की स्थापना की थी। इसके बाद फिर 1527 में बाबर ने खानवा का युद्ध किया, जो बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। अगर हम लोग बात करें 15 से 16वीं शताब्दी के बीच में या उसके पहले यानी कि 14वीं शताब्दी से अगर हम लोग 16वीं शताब्दी के बीच में बात करें, तो भारत में हमें उत्तर भारत में स्पेशली 3 तरीके के साम्राज्य देखने को मिलते थे। एक तो था ये राजस्थान वाला एरिया जहाँ पर हमें मेवाड़, मारवाड़ ये सब देखने को मिलता था। दूसरा था दिल्ली सल्तनत वाला एरिया और तीसरा था उत्तर पूर्वी वाला एरिया जहाँ पर हमें अफ़गान शासक देखने को मिलेंगे। तो उनके बारे में अभी मैंने वीडियो में आगे बताया है। तो बाबर का जो दूसरा युद्ध हुआ था वो 1527 में हुआ था, जिसे खानवा का युद्ध कहा जाता है और ये राणा सांगा के बीच में हुआ था। इसमें राणा सांगा की मृत्यु हो जाती है। तो इस तरीके से बाबर अब राजस्थान वाला जो एरिया है उस पर भी अपना कब्जा कर लेता है। उसके बाद फिर 1528 में बाबर का युद्ध घाघरा जो है उस युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो ये 3 जो युद्ध थे जिन्होंने भारत पर बाबर जो है उसको विजय प्राप्त करने में सहायता प्रदान की। अब हम लोग अगर नेक्स्ट बात करें, इन 3 युद्धों के द्वारा बाबर ने भारत पर अपना स्थायित्व जो है उसको मेंटेन कर लिया था, लेकिन इस तरीके से उसने सिर्फ भारत में मुग़ल वंश की स्थापना ही कर पाई थी। उसको आगे या फिर उसकी जो प्रशासनिक और आर्थिक आधार है उसको सुदृढ़ करने का उसे टाइम नहीं मिला था। यानी कि उसने जितने वर्षों तक भारत पर शासन किया उतने में उसने अपना साम्राज्य को विस्तार करने और भारत पर कब्जा करने में ही पूरा टाइम लगा दिया। उसे कोई भी प्रशासनिक या फिर आर्थिक सुधार करने का टाइम नहीं मिला। तो अब हम लोग नेक्स्ट जो शासक है उसके बारे में बात करें अगर, तो बाबर का जो उत्तराधिकारी था उसका नाम हुमायूं था। यानी कि बाबर के बाद हुमायूं शासक बनता है और हुमायूं जो है उसका हमें 2 बार शासनकाल देखने को मिलता है। शुरू में जब वो शासन करता है यानी कि बाबर की मृत्यु के बाद 1530 से 1540 यानी कि 10 वर्षों तक वो शासन करता है, लेकिन 1540 में शेरशाह सूरी जो है वो अपना कब्जा कर लेता है और जो हुमायूं है उसकी हार हो जाती है। लेकिन हुमायूं फिर भी हार नहीं मानता है। कुछ टाइम बाद यानी कि 1555 में वो फिर से अपना साम्राज्य स्थापित कर लेता है, लेकिन फिर वो 1 साल तक ही शासन कर पाता है। उसके बाद फिर हमें अकबर का साम्राज्य देखने को मिलता है। तो अभी हम लोग अगर हुमायूं के बारे में बात करें तो शासक बनने के 2 साल बाद ही यानी कि 1532 में इसने अपनी पहली लड़ाई लड़ी थी, जिसे दौरा की लड़ाई कहा जाता है। इसमें उसने बंगाल और बिहार के जो अफ़गान शासक थे उनको कमज़ोर कर दिया था। यानी कि जो हुमायूं है उसकी पहली लड़ाई 1532 में हुई थी, जिसे दौरा की लड़ाई कहा जाता है। और ये लड़ाई जो हुई थी वो बंगाल और बिहार के अफ़गान शासक और हुमायूं के बीच में हुई थी। इसमें उसने अफ़गान शासकों को कमज़ोर कर दिया था और इसमें हुमायूं की जीत हुई थी। अब अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें, पूर्वी भारत में स्थिति को सुदृढ़ किए बिना, यानी कि अफ़गान जो है वो मैंने अभी आप लोगों को बताया वो जो उत्तर पूर्वी भारत है उस साइड हमें देखने को मिलते हैं और वो
वैसे तो ये बाबर या फिर जो हुमायूं हैं यानी कि मुग़ल वंश की अधीनता स्वीकार करते थे, लेकिन फिर भी उनके अंदर जो है वो इन मंगोलों को भारत से निकालने की योजना वो लोग बनाते रहते थे, यानी कि इनके प्रति असंतोष था। इसीलिए वो मंगोलों या फिर बाबर या हुमायूं का जो साम्राज्य है, मुग़ल वंश है, उसको समाप्त करने की योजना बनाते रहते थे। परंतु हुमायूं जो है उसने उन पर ध्यान नहीं दिया और उसने उन पर ध्यान दिए बिना ही अपनी स्थिति को मजबूत करने के प्रयास किए। और इसके उसने क्या किया कि गुजरात के अफ़गान शासक बहादुर शाह के विरुद्ध अभियान चला दिया, यानी कि उसने पूर्व में जो अफ़गान शासक थे उन पर तो ध्यान दिया नहीं, और पश्चिमी भारत जो है जहाँ पर हमें गुजरात के अफ़गान शासक देखने को मिलते हैं, वहाँ पर बहादुर शाह का शासन था, उसके विरुद्ध उसने अभियान चलाया और बहादुर शाह को पराजित किया। यानी कि उसने अपना पूर्वी भारत जो है उस पर ध्यान नहीं दिया, वहाँ पर भी अफ़गान शासक जो हैं उसके दुश्मन बने बैठे हुए थे, लेकिन उसने पश्चिमी भारत जो है जहाँ पर बहादुर शाह का शासन हमें देखने को मिलता है, ये भी एक अफ़गान शासक था, उनके साथ उसने युद्ध किया और बहादुर शाह को पराजित करके वहाँ भी अपने साम्राज्य का विस्तार किया। लेकिन अगर हम लोग पूर्वी भारत में बात करें तो वहाँ पर अफ़गानों का जो नेतृत्व है वो शेर शाह कर रहा था, तो इनके नेतृत्व में हमें वहाँ पर एक नई अफ़गान शक्ति का उदय होता हुआ दिखाई देता है। और फिर शेर शाह जो है उसने 1539 में चौसा के युद्ध और 1540 में कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया, और इस तरह से हुमायूं को ईरान में पनाह लेनी पड़ी। यानी कि हुमायूं जो है उसने पश्चिमी भारत में तो अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया था, वहाँ पर अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया था, लेकिन पूर्वी भारत जहाँ पर उसे अभी मैंने बताया अफ़गानों का शासन था जो शेर शाह सूरी के नेतृत्व में था, वहाँ पर अफ़गानों की शक्ति ज़्यादा मजबूत होती हुई दिखाई दे रही थी। और शेर शाह ने हुमायूं के साथ 2 युद्ध लड़े थे। पहला युद्ध था वो चौसा में हुआ था जो कि 1539 में हुआ था, इसे हम लोग चौसा का युद्ध कहते हैं। और दूसरा युद्ध 1540 में हुआ था, इसे हम लोग कन्नौज का युद्ध कहते हैं। तो इन दोनों ही युद्धों के द्वारा शेर शाह ने हुमायूं को पराजित कर दिया, और इस तरीके से हुमायूं या फिर बाबर का जो साम्राज्य वो बना के गया था उस पर शेर शाह सूरी ने अपना कब्जा कर लिया। और इस तरीके से फिर बाद में हुमायूं जो है उसको भारत से भागकर ईरान जाना पड़ा और वहाँ पर जाकर उसको पनाह लेनी पड़ी। अब हम लोग शेर शाह सूरी के बारे में बात कर लेते हैं। शेर शाह जो है इसने सूर वंश जो है इसकी स्थापना की थी, इसीलिए इसे शेर शाह सूरी कहा जाता है। इसका जो शासनकाल है वो हमें 1540 से 1545 तक देखने को मिलता है। इसने द्वितीय अफ़गान साम्राज्य का संस्थापक भी कहा जाता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि अफ़गान जो है वो अभी पहली बार ही आए थे। अफ़गान जो है वो हमें दिल्ली सल्तनत के पहले भी देखने को मिलते थे, यानी कि जब दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई थी, जब गुलाम वंश, खिलजी वंश, ये सारे वंश भी थे, उस टाइम पर भी हमें अफ़गानों की शक्ति देखने को मिलती थी। लेकिन उस टाइम वो इतने मजबूत शासक नहीं हुआ करते थे, इसीलिए किसी भी इतिहासकार या फिर हिस्टोरियन का उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं गया है, उनके बारे में किसी ने ज़्यादा उल्लेख नहीं किया है। शेर शाह जो है वो ही हमें सबसे शक्तिशाली अफ़गान शासक देखने को मिलता है। अगर हम लोग इसके बारे में और बात करें तो इसके अंदर राजनीतिक योग्यता थी, इसके अलावा इसकी कूटनीति भी काफ़ी अच्छी थी। तो इनके दम पर ही इसने न केवल हुमायूं को निष्कासित किया, यानी कि इनके दम पर इसने हुमायूं को न केवल भारत से निष्कासित किया, बल्कि 5 वर्षों के भीतर मुल्तान और पंजाब से लेकर बंगाल के पूरे भूभाग पर कब्जा कर लिया। यानी कि इसने सिर्फ 5 वर्षों तक ही शासन किया था, 1540 से लेकर 1545 तक। इसी बीच में इसने हुमायूं को भी भारत से निष्कासित कर दिया। इसके अलावा मुल्तान जो कि पाकिस्तान में पड़ता है और पंजाब, ये भी पाकिस्तान और भारत का मिला जुला एरिया था उस टाइम पर, वहाँ से लेकर बंगाल तक के पूरे एरिया पर अपना कब्जा कर लिया था, यानी कि अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया था। इसके अलावा इसने और भी बहुत सारे काम किए थे, जैसे कि अगर हम बात करें, इसने प्रशासन के क्षेत्र में कई सारे काम किए थे, जैसे कि शेर शाह ने केंद्रीय और प्रांतीय शासन के क्षेत्र में दिल्ली सल्तनत के ढांचे को जारी रखा। यानी कि पहले से जो प्रशासन चला आ रहा था, जिस तरीके का केंद्रीय प्रशासन था वैसा तो चला ही आ रहा था, लेकिन इसने स्थानीय प्रशासन जो है उसको व्यवस्थित करने के कई सारे प्रयास किए। इसके अलावा अगर हम लोग राजस्व के क्षेत्र में बात करें तो इसने भूमि का 3 भागों में वर्गीकरण किया, जैसे
पहला इसने क्या किया, भूमि की माप के आधार पर, यानी कि भूमि जो है उसको मापा जाता था, उसके आधार पर इसने 1/3 भू राजस्व का निर्धारण किया। यानी कि जितनी भी भूमि है उसको मापने के आधार पर उसके 1/3 भू राजस्व देने का इसने व्यवस्था बनाई। इसके अलावा इसने प्राकृतिक आपदा के समय भू राजस्व में राहत का भी प्रावधान किया। यानी कि अगर लास्ट में कोई भी आपदा आ जाती है, किसी भी तरीके की प्राकृतिक आपदा आती है, तो उस टाइम इसने लोगों पर जो है वो भू राजस्व की दर में कटौती करने का भी प्रयास किया। अब हम लोग अगर इसके नेक्स्ट बात करें तो इसने केवल 2 ही जगह चुंगी कर का प्रावधान किया। पहला कौन सा था, आयात स्तर पर, यानी कि कोई भी चीज़ें जैसे आयात की जाती हैं बाहर से तो उन पर चुंगी कर देना पड़ता था, और दूसरा जो है वो उत्पादन या फिर विक्रय स्तर पर। तो ये 3 कार्य इसने किए थे राजस्व के क्षेत्र में। अब हम लोग अगर नेक्स्ट बात करें, इसने सैन्य प्रशासन के क्षेत्र में भी कई सारे कार्य किए थे, जैसे कि इसने सैनिकों को नगद वेतन देने की शुरुआत की। इसके अलावा सेना में दाग और चेहरे का नियम जो है उसको भी लागू किया। दाग और चेहरे का नियम बेसिकली एक ऐसा नियम है जिसमें किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के फेस को देखकर उस पर किस तरीके का उसको वेतन दिया जाएगा वो निर्धारित किया जाता था। यानी कि गोरे और काले का भेद जो हम कह सकते हैं, या फिर अगर किसी के चेहरे पे कोई दाग हैं या कुछ भी इस तरीके की हैं तो उनको देकर भी ये लोग वेतन का निर्धारण करते थे। तो इस तरीके की प्रथा जो है, या फिर इसे हम लोग एक कुरीति भी कह सकते हैं, वो भी हमें शेरशाह सूरी के टाइम पर देखने को मिलती थी। इसके अलावा इसने और भी बहुत सारे काम किए, जैसे कि इसने बड़ी संख्या में सड़कों और सरायों का भी निर्माण किया। सराय जो होते हैं वो एक तरीके से हम इन्हें आवास व्यवस्था भी कह सकते हैं, यानी कि यात्रियों के रुकने के लिए या ठहरने के लिए या फिर अपना सामान रखने के लिए इसने जगह जगह पर सराय बनवाए थे। इसके अलावा इसने तांबे के दाम और चांदी के रुपए नामक सिक्कों की भी शुरुआत की थी। यानी कि जो रुपए नामक जो सिक्के हम लोग प्रेजेंट टाइम में भी यूज़ करते हैं, तो उसकी शुरुआत शेरशाह सूरी के टाइम से ही हुई थी। और उस टाइम ये चांदी के सिक्के चलाता था जिन्हें रुपए कहा जाता था, और तांबे के जो सिक्के ये चलाता था उन्हें दाम कहा जाता था। अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें तो इसने जो सिक्के चलाए थे उन पर फ़ारसी के साथ साथ नागरी में भी लेख छपे होते थे। यानी कि इसमें ऐसा नहीं है कि इसने सिर्फ अपनी ही भाषा को प्रचलित किया या फिर उसे ही ज़्यादा योगदान दिया। इसने जो भारत में प्रचलित देवनागरी लिपि थी उसमें भी बहुत सारे लेख अपने सिक्कों पर छपवाए थे। इसके अलावा शेरशाह के उत्तराधिकारी उतने योग्य साबित नहीं हुए जितना शेरशाह था। यानी कि शेरशाह ने सिर्फ 5 वर्षों में भारत में इतने सारे नए नए कार्य किए थे। इसके अलावा इसका एक और कार्य आप लोग याद रखिएगा, इसने ग्रांड ट्रंक रोड जो है, जो बहुत ही फेमस रोड मानी जाती है, उसका निर्माण भी शेरशाह सूरी ने ही करवाया था। आप लोगों ने शायद इसके बारे में सुना भी होगा, तो ये बात मैं इसमें लिखना भूल गई हूँ, आप लोग इसको भी ऐड कर लीजिएगा कि ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण भी शेरशाह सूरी ने ही करवाया था और इसी टाइम पर करवाया था। तो इतने सारे कार्य शेरशाह सूरी ने किए थे, लेकिन बाद में इसके जो भी उत्तराधिकारी हुए, यानी कि 1545 से 1555 के बीच में, क्योंकि 55 में हमें दोबारा हुमायूं का शासन देखने को मिलता है, तो 10 साल तक इसके जो उत्तराधिकारी हुए थे उन्होंने ऐसे कोई कार्य नहीं किए। इस वजह से शेरशाह सूरी ने जो अपने साम्राज्य का विस्तार किया था उसको मजबूत बनाया था, उसका हमें पतन होता हुआ दिखाई देता है। और इसका फ़ायदा उठाकर हुमायूं जो है वो दोबारा से दिल्ली सल्तनत पर अपना कब्जा कर लेता है। तो इस तरीके से 1555 में हुमायूं ने दोबारा दिल्ली पर अपना शासन स्थापित कर लिया, और शेरशाह सूरी ने जो अपना साम्राज्य स्थापित किया था, जिसे सूर साम्राज्य कहते हैं, उसका अंत हो जाता है। और दोबारा हुमायूं जो है वो सिर्फ 1 वर्ष तक शासन करता हुआ दिखाई देता है। उसके बाद फिर हमें अकबर का शासन देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट वीडियो में अब मैं आप लोगों को अकबर के बारे में बताऊंगी। आज की वीडियो को हम बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।